दोस्तों, क्या किसी लड़की की शादी किसी जानवर से होना मुमकिन है? आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी बकरे के साथ क्यों कर दी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं ये वीडियो। बहुत पुराने वक्त की बात है। मुल्क खोहिस्तान में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही नरम दिल और शौकीन मिजाज का था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। खजाने भरे हुए थे और लोग खुश थे। बादशाह की एक ही औलाद थी, उसकी बेटी शहजादी महक। शहजादी हुस्न और खूबसूरती में मिसाल मानी जाती थी। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, शहजादी हुनर में भी माहिर थी। तलवारबाजी हो, तीरंदाजी हो या घुड़सवारी, उसका मुकाबला करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। बादशाह को जानवरों का बहुत शौक था, खासकर नायाब और अच्छी नस्ल के जानवरों का। दूर दराज के मुल्कों से सौदागर आते और बादशाह को अनोखे जानवर दिखाते। बादशाह मुंह मांगी कीमत देकर उन्हें खरीद लेता था। एक दिन की बात है, दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा वजीरों से सल्तनत के कामकाज पर बात कर रहा था कि तभी दरबान ने आकर खबर दी, बादशाह सलामत, परदेश से एक सौदागर आया है। वह कहता है कि उसके पास एक ऐसा जानवर है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। बादशाह ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, उसे फौरन हाजिर किया जाए। थोड़ी ही देर में एक सौदागर दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे दो आदमी एक जानवर को रस्सी से पकड़कर ला रहे थे। जैसे ही वह जानवर दरबार के बीचों बीच पहुंचा, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक बड़ा सफेद बकरा था। दोस्तों, आपने बकरे तो बहुत देखे होंगे, मगर ऐसा बकरा शायद ही कभी देखा हो। उसका कद एक छोटे घोड़े के बराबर था। उसका रंग दूध की तरह सफेद और चमकदार था। उसके जिस्म पर बाल रेशम की तरह मुलायम और चमकदार थे। उसके सींग घुमावदार और सुडौल थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और समझदारी दिखाई दे रही थी, जो आम जानवरों में नहीं होती। बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और हैरानी से उस सफेद बकरे को देखने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों जानवर देखे थे, लेकिन ऐसा प्यारा और खूबसूरत बकरा आज तक उसकी नजर से नहीं गुजरा था। बादशाह ने तख्त से नीचे उतरकर बकरे के करीब जाकर देखा और सौदागर से कहा, वाकई सौदागर, तूने कमाल कर दिया। ऐसा नायाब तोहफा तो जिंदगी में कभी कभार ही देखने को मिलता है। मांग, इसकी क्या कीमत मांगता है? तू जो मुंह से मांगेगा हम देने को तैयार हैं। सौदागर ने आदाब किया और हाथ बांधकर बोला, बादशाह सलामत, आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, यही मेरे लिए इनाम है। लेकिन यह बकरा कोई मामूली जानवर नहीं है। इसमें कुछ ऐसी आदतें हैं जो इसे दुनिया के जानवरों से अलग बनाती हैं। बादशाह और वजीर ने हैरानी से पूछा, कैसी आदतें? क्या यह शेर से लड़ता है या हवा से बातें करता है? सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी खान पान की आदतें अजीब हैं। ये बकरा न तो आम बकरों की तरह हरी घास खाता है, न ही दाना भूसा खाता है और न ही सादा पानी पीता है। इसी वजह से आज तक इसे कोई खरीद नहीं पाया, क्योंकि इसका खर्चा उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। चूंकि मुझे मालूम था कि आपको नायाब जानवरों का शौक है, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूं। वजीर ने चकराते हुए पूछा, अरे भाई, अगर ये घास और दाना नहीं खाता तो जिंदा कैसे है? आखिर यह खाता क्या है? सौदागर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, दाने और घास की जगह यह बकरा बादाम, पिस्ते, अखरोट और किशमिश खाता है। और अगर कभी हरी चीज खाने का दिल करे तो यह सिर्फ और सिर्फ जाफरान खाता है। और रही बात पानी की, तो यह पानी की तरफ देखता भी नहीं। यह सिर्फ मीठा और गाढ़ा दूध पीता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक जानवर और ऐसे शाही नखरे? मगर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे यह अनोखापन बहुत पसंद आया। बादशाह ने हंसकर कहा, खैर, कोई बात नहीं। हमारे खजाने में मेवों और जाफरान की कमी नहीं है। हम इसे यही चीजें खिलाएंगे। सौदागर ने फिर हाथ जोड़कर थोड़ा झिझकते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। इस बकरे में एक ऐब भी है। बादशाह ने पूछा, ऐब? क्या कमी है? सौदागर बोला, बादशाह सलामत, ये देखने में जितना शांत और सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं। ये अपनी पीठ पर किसी को सवार नहीं होने देता। अगर कोई इसकी सवारी करने की कोशिश करता है तो यह उसे गिरा देता है।
यही वजह है कि इतनी हसीन चीज होने के बावजूद कोई इसे सवारी के लिए नहीं ले जाता। बादशाह ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और कहा, बस इतनी सी बात? अरे भाई, हमारी सवारी के लिए अस्तबल में सैकड़ों अरबी घोड़े मौजूद हैं। हमें बकरे की सवारी का कोई शौक नहीं। हम तो इसे इसकी खूबसूरती और अनोखेपन की वजह से अपने पास रखना चाहते हैं। सौदागर ने राहत की सांस ली। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा और हुक्म दिया, खजांची से कहकर इस सौदागर को अभी के अभी 1 लाख सोने की मोहरें और हीरे जवाहरात दिए जाएं। और महल के दारोगा को हुक्म दो कि हमारे महल के बिल्कुल करीब शाही बाग के पास शाम तक एक शानदार अस्तबल तैयार किया जाए। हुक्म की देर थी कि पूरा महल हरकत में आ गया। बादशाह ने खास हिदायत दी कि बकरे के रहने की जगह ऐसी हो जो किसी शहजादे के कमरे से कम न हो। कारीगरों ने दिन रात एक करके शाम तक एक आलीशान जगह तैयार कर दी। वह जगह किसी जानवर का बाड़ा नहीं, बल्कि एक महल का हिस्सा लग रही थी। जमीन पर संगमरमर के पत्थर बिछाए गए, दीवारों पर कलाकारी की गई। बकरे के खाने पीने के लिए सोने और चांदी की बड़ी बड़ी बाल्टियां बनवाई गईं। बादशाह ने हुक्म दिया, सुनो, इसके लिए सबसे उम्दा बादाम और पिस्ते मंगवाए जाएं। शहर के सबसे बेहतरीन बागों से जाफरान लाई जाए और ग्वालों को कह दो कि दोनों वक्त ताजा और गाढ़ा दूध पहुंचाना उनका काम है। इतना ही नहीं, उस बकरे की देखभाल के लिए 2 खास नौकर रखे गए, जिन्हें कीमती लिबास पहनाए गए थे। उनका काम सिर्फ बकरे को नहलाना, उसके बाल संवारना और उसे वक्त पर मेवा खिलाना था। शाम को जब सब इंतजाम हो गया, तो बादशाह खुद वहां गया। उसने अपनी निगरानी में बकरे को सोने के खूंटे से रेशम की डोरी के साथ बंधवाया। बादशाह ने बड़े प्यार से उसकी सफेद और चमकदार पीठ पर हाथ फेरा। बकरा भी बड़े सुकून से खड़ा रहा, जैसे उसे पता हो कि अब उसकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरने वाली है। अगले ही दिन पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजारों में, चाय खानों में और चौराहों पर बस एक ही चर्चा थी। अरे सुना तुमने? बादशाह सलामत ने एक ऐसा बकरा खरीदा है जो घास नहीं, बादाम और पिस्ते खाता है। हाँ भाई, मैंने तो सुना है वह पानी की जगह दूध पीता है और घास की जगह महंगी जाफरान चरता है। कहते हैं वह बकरा इतना खूबसूरत है कि उसके आगे महल की रौनक भी फीकी लगे। लोग उस अजीबोगरीब जानवर को देखने के लिए बेताब हो गए। महल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। लोग जोक दर जोक आने लगे। हालांकि किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन लोग बाहर दीवारों के पास खड़े होकर ही उसकी एक झलक पाने की कोशिश करते। कई दिनों तक लोगों का तांता लगा रहा। महल के अंदर भी इस बकरे की धूम मच गई थी। हर कोई दबी जुबान में उसी की बातें कर रहा था। आखिरकार यह खबर जनाना महल तक भी पहुंच गई। शहजादी महक, जो पहले ही जानवरों और घुड़सवारी की शौकीन थी, जब उसने अपनी कनीजों से इस अनोखे बकरे के बारे में सुना, तो वह हैरान रह गई। एक कनीज ने मिर्च मसाला लगाकर बताया, शहजादी साहिबा, वह बकरा तो शहजादा लगता है। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद है और वह नखरे तो ऐसे करता है जैसे कोई नवाब हो। शहजादी के दिल में भी उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह सीधी अपने बाप बादशाह के पास गई और बड़े लाड से बोली, बाबा जान, मैंने सुना है आपने कोई बहुत ही नायाब बकरा खरीदा है जो मेवा खाता है और दूध पीता है। मुझे उसे देखने का बहुत शौक हो रहा है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? बादशाह अपनी बेटी को बहुत चाहता था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हम तो खुद तुम्हें वह दिखाना चाहते थे। वह वाकई एक अजूबा है, लेकिन अभी बाहर लोगों की बहुत भीड़ है जो उसे देखने आ रही हैं। हमने सोचा पहले ये लोग देख लें, फिर तुम इत्मीनान से देखना। शहजादी ने जिद करते हुए कहा, नहीं बाबा जान, मुझे तो आज ही देखना है। बादशाह ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है, कल हम वहां पर्दे का खास इंतजाम करवा देंगे। तुम जाकर उसे जी भर कर देख लेना। लेकिन बेटी, एक बात का ध्यान रखना। बादशाह का चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया। खबरदार, उसकी सवारी करने की कोशिश मत करना। सौदागर ने बताया था कि वह बहुत शरारती जानवर है। वह किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें चोट लग जाए। शहजादी ने हंसते हुए कहा, आप फिक्र ना करें अब्बा जान, मैं तो बस उसे दूर से देखूंगी और थोड़ा प्यार कर लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह महल से लेकर उस खास अस्तबल तक पर्दे की दीवारें लगवा दी गईं, ताकि शहजादी बेपर्दा ना हो। शहजादी अपनी खास कनीजों और सहेलियों के काफिले में बकरे को देखने निकली।
उसके दिल में अजीब सी उत्सुकता थी। जैसे ही वह अस्तबल के अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर उस सफेद बकरे पर पड़ी। वह बकरा सोने के खूंटे से बंधा, गर्दन अकड़ाए खड़ा था। शहजादी के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। जैसा सुना था, बकरा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसकी सफेद खाल ऐसे चमक रही थी जैसे उस पर मोती पिसे हुए हों। शहजादी ने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और उसकी मखमली पीठ पर फेरा। बकरा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की। शहजादी की हिम्मत बढ़ी। उसने पास रखी सोने की तश्तरी से मुट्ठी भर बादाम और पिस्ते उठाए और बकरे के मुंह के पास ले गई। बकरे ने बड़े सलीके से उसके हाथ से मेवा खाना शुरू कर दिया। उसकी जुबान का एहसास पाकर शहजादी खिलखिला उठी। वह काफी देर तक उसे सहलाती रही, उसे दूध पिलाती रही। बकरा भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शहजादी को देखता रहा, जैसे वह उसे पहचानता हो। शहजादी ने अपनी सहेली से कहा, देखो तो, ये कितना सीधा और प्यारा है। लोग न जाने क्यों इसे बदनाम करते हैं। बाबा जान भी कह रहे थे कि यह शरारती है। मुझे तो यह बिल्कुल सीधा सादा लगता है। सहेली ने कहा, हाँ शहजादी साहिबा, जानवरों को भी प्यार की जुबान समझ आती है। शायद ये आपको पसंद करने लगा है। शहजादी की रगों में तो घुड़सवारी का शौक दौड़ता ही था। बकरे का इतना बड़ा कद और मजबूत पीठ देखकर उसका दिल ललचा गया। उसके मन में आया, देखने में तो यह घोड़े जितना ही ऊंचा है, क्यों ना इसकी सवारी की जाए। उसने इधर उधर देखा और अपनी कनीज से कहा, सुनो, बाबा जान से मत कहना, मैं जरा इसकी सवारी लेकर देखती हूं। कनीजों ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं शहजादी, बादशाह सलामत ने सख्त मना किया है। अगर आपको चोट लग गई तो हमारी शामत आ जाएगी। और सौदागर ने भी कहा था कि यह किसी को बैठने नहीं देता। लेकिन शहजादी कहाँ मानने वाली थी। उसका बचपन ही घोड़ों की पीठ पर गुजरा था। उसने कहा, अरे तुम लोग डरती बहुत हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरा देगा। मैं गिरना भी जानती हूं और संभलना भी। शहजादी ने आप देखा न ताब, बिना किसी जीन या काठी के एक ही छलांग में बकरे की नंगी पीठ पर सवार हो गई। सबकी सांसें अटक गईं। कनीजें डर के मारे मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं कि अब बकरा बिदकेगा और शहजादी को पटक देगा। लेकिन जो हुआ, उसने सबको हैरत में डाल दिया। बकरा हिला तक नहीं। वह अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे शहजादी के बोझ से कोई तकलीफ न हो रही हो, बल्कि खुशी हो रही हो। शहजादी ने उसकी गर्दन थपथपाई और अपनी सहेलियों की तरफ देखकर जीती हुई मुस्कान के साथ कहा, देखा तुमने, ख्वामख्वाह लोगों ने इसे बदनाम कर रखा था। देखो, यह तो हिला भी नहीं। शहजादी थोड़ी देर उसकी पीठ पर बैठी रही, फिर नीचे उतर आई। उसे उस जानवर से एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था। जाते वक्त उसने बकरे के सिर को चूमा और अपनी सहेलियों को ताकीद कर दी, खबरदार, अम्मी जान या बाबा जान के सामने इसका जिक्र मत करना कि मैं इस पर बैठी थी, वरना वे नाराज होंगे और फिर मुझे यहां आने नहीं देंगे। शहजादी अपने महल में वापस आ गई, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसी सफेद बकरे में अटक गया था। शाम हुई। नौकर बकरे के लिए चांदी की बाल्टी में पिस्ते और बादाम भरकर लाए। लेकिन यह क्या, बकरे ने मेवे की तरफ देखा तक नहीं। नौकर ने सोचा शायद प्यास लगी होगी। उसने दूध की बाल्टी आगे की। बकरे ने मुंह फेर लिया। फिर जाफरान लाया गया, लेकिन बकरे ने उसे भी सूंघा तक नहीं। नौकर परेशान हो गए। उन्होंने आपस में बात की, शायद दिन में शहजादी साहिबा आई थीं। उन्होंने अपने हाथों से बहुत खिला दिया होगा, इसलिए अभी भूख नहीं है। लेकिन जब अगली सुबह हुई, तब भी वही हाल था। बकरे ने न कुछ खाया, न पिया। वह बस गर्दन झुकाए उदास खड़ा रहा। उसकी आंखों से एक अजीब सी वीरानी झलक रही थी। जानवरों की देखभाल करने वाला घबरा गया। उसने दरोगा को खबर दी। दरोगा आया। उसने बकरे को प्यार किया, पुचकारा, अपने हाथ से खिलाने की कोशिश की, मगर बकरे ने मुंह सी लिया था। ऐसा लगता था जैसे उसने भूख हड़ताल कर दी हो। बात वजीर तक पहुंची और फिर बादशाह तक। बादशाह को यह जानवर बहुत पसंद था। वह परेशान हो गया। शहर के बड़े बड़े जानवरों के हकीम बुलाए गए। सबने बकरे की जांच की। किसी ने पेट देखा, किसी ने दांत देखे। हकीमों ने कहा, बज़ाहिर इसे कोई बीमारी नहीं है, पेट साफ करने की दवा दे देते हैं। जबरदस्ती दवा पिलाने की कोशिश की गई, तो जो बकरा शहजादी के सामने भीगी बिल्ली बना था, उसने अब अपना असली रूप दिखाया। उसने लातें चलानी शुरू कर दी। किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया। कई नौकरों को चोटें आईं। बादशाह को जब यह पता चला, तो वह खुद अस्तबल में आया।
उसने सोचा शायद मेरे हाथ से खा लें। बादशाह ने खुद दूध की बाल्टी बढ़ाई, लेकिन बकरे ने उसे भी ठोकर मार दी। बादशाह को अब गुस्सा भी आ रहा था और परेशानी भी। उसने कड़कती आवाज में सारे नौकरों और जानवरों की देखभाल करने वालों को तलब किया। सच सच बताओ, तुम लोगों ने इसके साथ क्या बदतमीजी की है? क्या किसी ने इसे मारा है? अगर मुझे पता चला कि किसी की लापरवाही से यह बीमार हुआ है, तो सख्त सजा दी जाएगी। सारे नौकर थर थर कांपने लगे। सबने कहा, नहीं बादशाह सलामत, हम तो इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। दिन में 10 बार सफाई करते हैं, बाल्टियां चमकाते हैं। हमने इसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा और तजुर्बेकार नौकर आगे आया। उसने डरते हुए हाथ बांधकर कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? बादशाह ने कहा, तुम्हारी जान बख्शी, कहो क्या बात है? बूढ़े नौकर ने इधर उधर देखा और दबी जुबान में कहा, बादशाह सलामत, बात कुछ ऐसी है कि सबके सामने नहीं कह सकता। अकेले में अर्ज करूं तो बेहतर होगा। बादशाह ने इशारा किया और बाकी सब लोग पीछे हट गए। बूढ़े नौकर ने बादशाह के कान के पास आकर धीरे से कहा, बादशाह सलामत, आज तीसरा दिन है। परसों जब शहजादी साहिबा बकरे को देखने आई थीं, तब इत्तेफाक से मैं मेवे की बोरी लेकर अंदर आ रहा था। पर्दा लगा हुआ था, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका और बोरी के पीछे छुप कर बैठ गया था। बादशाह ने गौर से उसकी तरफ देखा। फिर? बादशाह सलामत, मैंने देखा कि शहजादी साहिबा बकरे को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे अपने हाथ से खिलाया और फिर उन्होंने जिद करके उसकी सवारी भी की। बकरा, जो किसी को पास नहीं आने देता, वह शहजादी के नीचे खड़ा रहा। शहजादी साहिबा बहुत खुश होकर उसकी पीठ ठोककर चली गई। बस उसी पल से इस जानवर ने खाना पीना छोड़ दिया है। यह हर वक्त दरवाजे की तरफ देखता रहता है और इसकी आंखों से पानी बहता रहता है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी के जाने से रो रहा है। बादशाह सन्न रह गया। उसने सोचा, क्या एक जानवर को भी इंसान से इतना गहरा लगाव हो सकता है? उसने बूढ़े नौकर को सख्त ताकीद की, यह बात किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। नौकर ने बताया कि वह मुंह नहीं खोलेगा। बादशाह वहां से सीधा महल में आया और शहजादी महक को बुलवाया। उसने शहजादी से कहा, बेटी, वह सफेद बकरा जो हमने इतने शौक से खरीदा था, वह 3 दिन से बीमार है। न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, बस गर्दन झुकाए खड़ा है। हकीम भी हार मान चुके हैं। मुझे डर है कि कहीं वह मर न जाए। शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल को एक धक्का सा लगा। उसने उदास होकर कहा, बाबा जान, ये तो बहुत बुरा हुआ। इतना प्यारा जानवर और ऐसे भूखा प्यासा। उसका इलाज होना चाहिए। बादशाह ने कनखियों से बेटी को देखा और कहा, हाँ बेटी, लेकिन वह इलाज के लिए किसी को पास नहीं आने देता। बहुत खतरनाक सा हो गया है। शहजादी ने बेताब होकर कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर देखूं। जब मैं गई थी तो वह बहुत सीधा था, शायद मेरे हाथ से कुछ खा ले। बादशाह तो यही चाहता था कि सच्चाई परखे। उसने फौरन इजाजत दे दी। फिर से पर्दे का इंतजाम हुआ। बादशाह खुद शहजादी को लेकर अस्तबल में पहुंचा। मंजर देखने लायक था। बकरा निढाल सा खड़ा था, लेकिन जैसे ही शहजादी के कदमों की आहट हुई, उसने फौरन सर उठाया। शहजादी को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। शहजादी दौड़कर उसके पास गई और उसकी गर्दन से लिपट गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? उसने बकरे से ऐसे बात की जैसे किसी इंसान से कर रही हो। उसने पास रखी बाल्टी से मेवा उठाया और बकरे के मुंह के पास ले गई। जो बकरा 3 दिन से मुंह बंद किए खड़ा था, वह शहजादी के हाथ से धड़ाधड़ मेवे खाने लगा। शहजादी ने दूध की बाल्टी उठाई। वह एक सांस में सारा दूध पी गया। फिर उसने जाफरान खिलाई, वह भी खा गया। बादशाह दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे बूढ़े नौकर की बात पर यकीन हो गया। उसे समझ आ गया कि मामला बीमारी का नहीं, बल्कि मोहब्बत का है। जानवर को शहजादी से प्यार हो गया था, या शायद कोई और ही राज था जो अभी खुलना बाकी था। शहजादी ने खुश होकर कहा, देखिए अब्बा जान, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये नौकर और हकीम झूठ बोलते हैं। देखिए कैसे मजे से खा रहा है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, लगता है नौकरों की ही गलती थी। चलो, अब यह ठीक है। शहजादी तसल्ली करके बादशाह के साथ वापस चली गई। अगले दिन फिर वही हुआ। जैसे ही शहजादी अस्तबल से गई,
बकरे ने फिर से खाना पीना छोड़ दिया था। नौकरों ने फिर से बादशाह को खबर दी। बादशाह परेशान हो गया। उसने अपने सबसे समझदार और बड़े वजीर को बुलाया और सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, वजीर, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। ये बकरा तो जिद्दी बच्चे की तरह हो गया है। अगर शहजादी खिलाए तो खाता है, वरना भूखा रहता है। अब यह तो मुमकिन नहीं कि शहजादी रोज रोज उठकर अस्तबल में जाएं और जानवरों की चाकरी करें। वजीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, बादशाह सलामत, बात तो आपकी सही है। शहजादी साहिबा का रोज अस्तबल जाना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन हम इतनी कीमती और नायाब चीज को भूखा मरने भी नहीं दे सकते। मेरे पास एक आसान तरकीब है। बादशाह ने पूछा, क्या तरकीब है, जल्दी बताओ। वजीर ने कहा, क्यों ना हम यह बकरा शहजादी साहिबा को तोहफे में दे दें। शहजादी के अपने महल के आंगन में एक छोटा और खूबसूरत सा अस्तबल बनवा दिया जाए। बकरा वहीं रहेगा, उसकी देखभाल के लिए वहां की लौंडियां रहेंगी, और शहजादी साहिबा जब चाहे उसे प्यार कर सकती हैं या अपने हाथ से खिला सकती हैं। इससे बकरा भी खुश रहेगा और पर्दा भी बना रहेगा। बादशाह को यह राय बहुत पसंद आई। उसने खुश होकर कहा, वजीर, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था। अगले ही दिन कारीगरों को लगाकर शहजादी के महल के आंगन में एक आलीशान अस्तबल तैयार करवा दिया गया। वह इतना साफ सुथरा और सजा हुआ था कि वहां इंसान भी रह ले। शाम तक सफेद बकरे को वहां पहुंचा दिया गया। शहजादी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लगा जैसे महल की सबसे कीमती दौलत उसे मिल गई हो। वह बकरा, जो दुनिया के लिए एक अजूबा था, अब उसका अपना था। वह दिन रात उसका ख्याल रखने लगी। वह अपने हाथों से उसे बादाम पिस्ते खिलाती, बाल्टी भर भर कर दूध पिलाती। बकरे की देखभाल और उस अस्तबल की सफाई के लिए एक लौंडी मुकर्रर की गई। इस लौंडी का नाम भिट्टो था। दोस्तों, भिट्टो महल की सबसे बदसूरत और कम दर्जे की नौकरानी मानी जाती थी। उसका रंग गहरा काला था। चेहरे मोहरे में कोई खास बात नहीं थी। बस उसके सर के बाल बहुत लंबे और घने थे। चूंकि अस्तबल का काम गंदा माना जाता था, इसलिए यह काम भिट्टो को सौंपा गया था। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। शहजादी और उस सफेद बकरे का प्यार गहरा होता गया। शहजादी ने उस अस्तबल में अपने बैठने के लिए एक मखमली तख्त बिछवा लिया था। वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त वहीं गुजारती। कभी अपनी सहेलियों के साथ वहां बैठकर शतरंज खेलती, तो कभी बकरे से बातें करती। शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी थी। कई मुल्कों से बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते आए, लेकिन शहजादी ने सबको यह कहकर मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। वह अपनी सहेलियों से अक्सर मजाक में कहती, मेरी शादी तो हो गई है। मेरा यह सफेद बकरा ही मेरा दोस्त है। अगर मैं शादी करके दूसरे मुल्क चली गई तो इसका ख्याल कौन रखेगा। यह तो मेरे बिना मर जाएगा, और मेरा होने वाला शौहर इस जानवर के नखरे कभी नहीं उठाएगा। सहेलियां हंसती और कहती, अरे शहजादी, जानवर के पीछे क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। मगर शहजादी के कान पर जूं तक न रेंगती। उसे उस बकरे से एक रूहानी लगाव सा हो गया था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक रात की बात है। चांदनी रात थी और पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था। शहजादी अपनी नरम सेज पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रही थी। अचानक उसे प्यास लगी, या शायद दिल में कोई बेचैनी हुई। वह उठी और ठंडी हवा खाने के लिए बाहर आंगन में टहलने लगी। टहलते टहलते उसके कदम अनजाने में अस्तबल की तरफ मुड़ गए। उसने सोचा, लाओ, देखूं तो सही, मेरा प्यारा बकरा क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह अस्तबल के पास पहुंची, उसने जो मंजर देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि अस्तबल के अंदर उसके मखमली तख्त पर वह बदसूरत लौंडी भिट्टो बैठी है। भिट्टो ने अपने लंबे काले बाल खोल रखे हैं और वह बड़ी अदा से बैठी है, और उसके बिल्कुल पास एक निहायत ही खूबसूरत और जवान मर्द बैठा है। देखने में कोई शहजादा लग रहा है। शहजादी ने आंखें मलकर देखा। वह नौजवान इतना हसीन था कि जैसे कोई शहजादा हो। वह भिट्टो के खुले बालों को बड़े प्यार से देख रहा था और उनसे खेल रहा था। शहजादी की नजर फौरन बकरे की जगह पर गई। वहां खूंटा खाली था। रेशम की डोरी जमीन पर पड़ी थी। सफेद बकरा गायब था। शहजादी का दिमाग चकरा गया। यह क्या माजरा है। बकरा कहाँ गया, और यह अजनबी मर्द मेरी खास लौंडी भिट्टो के साथ मेरे तख्त पर क्या कर रहा है।
शहजादी बहुत अक्लमंद और शांत रहने वाली थी। उसने शोर नहीं मचाया। उसने सोचा, अगर मैंने अभी शोर मचाया तो बात बिगड़ सकती है। मुझे पहले तह तक जाना होगा। वह दबे पांव बिल्ली की तरह बिना आहट किए वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन गुस्से और हैरानी की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह बस यही सोचती रही कि यह कौन था और बकरे का उससे क्या ताल्लुक है। सुबह हुई। शहजादी का मूड बहुत खराब था। उसने किसी से बात नहीं की। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने बकरे को न खिलाया, न पिलाया। शाम को उसने कड़क आवाज में भिट्टो को बुलवाया। भिट्टो डरती कांपती हाजिर हुई। शहजादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, भिट्टो, कल रात अस्तबल में कौन था? भिट्टो का रंग फीका पड़ गया। वह थर थर कांपने लगी। वह समझ गई कि शहजादी ने सब देख लिया है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने शहजादी ने कहा, मालकिन, आपने देख लिया है तो बताना ही पड़ेगा। वह सफेद बकरा असल में कोई जानवर नहीं है। वह कंगन देश का शहजादा है। शहजादी के कान खड़े हो गए। क्या? शहजादा? भिट्टो ने रोते हुए कहा, जी मालकिन, उसके पास कोई ऐसा हुनर है जिससे वह दिन में बकरा बन जाता है और रात को इंसान। उसे उसे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद आ गए हैं। इसलिए वह रोज आधी रात को इंसान के भेष में मेरे पास आता है और मेरे बाल खुलवा कर देखता है। ये सुनते ही शहजादी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस बकरे को उसने इतना प्यार दिया, अपनी हथेलियों पर रखा, जिसके लिए उसने शादी तक नहीं की, वह बकरा इंसान निकला। और इंसान भी कैसा, जो शहजादी की खूबसूरती और मोहब्बत को छोड़कर एक मामूली नौकरानी के बालों पर फिदा हो गया। यह शहजादी की तौहीन थी। उसका गुस्सा पैर से सिर तक पहुंच गया। उसने भिट्टो के बालों को मुट्ठी में पकड़ा और झकझोरते हुए कहा, अरे कमबख्त, तो तू मेरे बकरे को नहीं, उस धोखेबाज शहजादे को अपने बालों के जाल में फंसाए बैठी है। सुन ले, अगर आज के बाद तूने अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठी या उसे अपनी मनहूस शक्ल दिखाई, तो मैं तेरे ये सारे बाल कैंची से काट दूंगी। और यही नहीं, अब्बा जान से कहकर तुझे तीरों से छलनी करवा दूंगी। भिट्टो रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शहजादी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उस रात शहजादी ने खुद अस्तबल पर पहरा देने का सोचा, लेकिन फिर उसने भिट्टो को एक अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया और बाहर ताला लगवा दिया, ताकि वह रात को बाहर न निकल सके। शहजादी ने सोचा, आज रात जब वह इंसान बनेगा और भिट्टो को नहीं पाएगा तो उसे अक्ल आएगी। शहजादी अपने कमरे में जाकर सो गई, यह सोचकर कि अब सब ठीक है। अगले दिन सुबह हुई। एक लौंडी दौड़ती हुई आई और बोली, गजब हो गया शहजादी साहिबा, बकरा गायब है। शहजादी हड़बड़ाकर उठी। क्या कहा? गायब है? उसने फौरन हुक्म दिया, जाओ, भिट्टो को कोठरी से निकाल कर लाओ। थोड़ी देर बाद लौंडी वापस आई और बोली, भिट्टो भी अपनी कोठरी में नहीं है, ताला टूटा हुआ है। शहजादी समझ गई कि वह धोखा खा गई है। वह भागती हुई अस्तबल में गई। वहां न बकरा था न भिट्टो, लेकिन बकरे के खूंटे के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। शहजादी ने वह कागज उठाया। उस पर कुछ लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। कंगन के देश आएगा कौन? भिट्टो के केस काटेगा कौन? शहजादी साहिबा, मैं कंगन देश का शहजादा हूं। मैं एक ऐसा तरीका जानता हूं जिससे मैं अपना रूप बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे मुल्क में सफेद बकरे का भेष बदलकर सैर करने आया था, लेकिन पकड़ा गया। उस सौदागर ने मुझे तुम्हारे बाबा के हाथों बेच दिया। जब तुम मुझे देखने आई तो पहली ही नजर में मैं तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो गया था। तुमने मुझे बहुत आराम और मोहब्बत से रखा। मैं भी तुम्हें चाहने लगा था। लेकिन तुम्हारी नौकरानी भिट्टो के काले और लंबे बालों ने मुझे दीवाना बना दिया। मैं हर रात उसके बाल देखने के लिए बेचैन रहता था। कल रात तुमने हमें देख लिया और भिट्टो को धमकी दी कि तुम उसके बाल काट लोगी। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैं भिट्टो के बालों के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तुम मुझे भूल जाना। मैंने सिर्फ उसके बाल देखने की खातिर तुम्हें छोड़ा है और अब मैं जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करूंगा, न तुमसे और न भिट्टो से, बस उसके बालों को निहारूंगा। कागज पढ़ते ही शहजादी की आंखों में खून उतर आया। उसका जिस्म गुस्से से कांपने लगा। उसे अपने प्यार के खोने का गम नहीं था, उसे अपनी बेइज्जती का गुस्सा था। एक शहजादी को छोड़कर एक नौकरानी को चुनना, और वजह क्या? सिर्फ बाल?
यह उस धोखेबाज शहजादे ने शहजादी के मुंह पर तमाचा मारा था। शहजादी ने कागज को मुट्ठी में भींच लिया। उसने न नाश्ता किया, न कपड़े बदले। वह उसी हालत में बिखरे बालों के साथ सीधी अपनी मां मलिका बेगम के पास पहुंची। बेटी को इस हालत में देखकर रानी घबरा गई। उन्होंने पूछा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बता मुझे। जिसने तुझे आंख दिखाई होगी, मैं उसकी आंखें निकलवा दूंगी। शहजादी अपनी मां की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, अम्मा जान, वह बकरा गायब हो गया। रानी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगली, बस इतनी सी बात? जाने दे, कोई बला टली होगी। मैं बादशाह से कहकर तेरे लिए उससे भी अच्छा जानवर मंगवा दूंगी। शहजादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, अगर वह अकेला जाता तो मुझे कोई गम ना होता, लेकिन वह तो भिट्टो को भी अपने साथ ले गया। फिर शहजादी ने रात वाली सारी बात और वह खत अपनी मां को दिखाया। रानी ने जब वह खत पढ़ा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भिट्टो को सैकड़ों बुरा भला कहा। उस कमबख्त की इतनी हिम्मत, वह हमारे ही घर में रहकर हम ही को धोखा दे गई। रानी ने शहजादी को समझाया, बेटी, तुम दिल छोटा मत करो। तुम्हारे पिता अभी किसी मुहिम पर बाहर गए हुए हैं। जब वे आएंगे तो हम फौज भेजकर उस भिट्टो को पकड़वा मंगाएंगे। लेकिन शहजादी की आंखों में अब आंसू नहीं, बदले की आग थी। वह खड़ी हो गई और गुस्से के साथ बोली, नहीं अम्मा जान, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। जब तक मैं उस भिट्टो के बाल नहीं काट लूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उस शहजादे ने मुझे चुनौती दी है। कौन काटेगा भिट्टो के केस? अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अभी आपसे इजाजत लेने आई हूँ। मुझे संगन देश जाना है। रानी परेशान हो गई। संगन देश? मेरी बच्ची, तू होश में तो है? मेरी बाल सफेद हो गए, मगर मैंने आज तक संगन देश का नाम नहीं सुना। पता नहीं वह दुनिया के किस कोने में है। तू अकेली लड़की वहां कैसे जाएगी? शहजादी ने जिद पकड़ ली। अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगी तो मैं जहर खा लूंगी, लेकिन अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। रानी ने बहुत समझाया, रोई पीटी, लेकिन शहजादी टस से मस न हुई। आखिरकार मां को बेटी की जिद के आगे हार मानना पड़ा। अगले दिन शहजादी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने ढेर सारी अशर्फियां और जवाहरात एक थैली में रखे। उसने अपने लिए 4 जोड़ी मर्दों वाले कपड़े सिलवाए, ताकि रास्ते में कोई उसे पहचान न सके और वह सही सलामत रहे। उसने थोड़ा सा सूखा मेवा साथ लिया और अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा चुना। शहजादी ने मर्दों का भेष बनाया, सर पर पगड़ी, बदन पर शेरवानी और कमर में खंजर। वह अपनी मां से मिलकर बोली, अम्मा, मेरे लिए फिक्र न करना। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो 3 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगी, और वो भी अपना बदला लेकर। रानी ने रोते हुए उसे विदा किया। शहजादी अपने मुल्क की सरहद पार करके निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि संगन देश कहाँ है, पूरब में है या पश्चिम में। वह बस अंदाजे से चल रही थी। दिन भर वह घोड़ा दौड़ाती, रात को किसी पेड़ के नीचे या सराय में रुक जाती। हर रोज नया रास्ता, नया जंगल। वह जिससे भी मिलती उससे पूछती, भाई, संगन देश का रास्ता कौन सा है? मगर हर कोई नामे सर हिला देता। किसी ने यह नाम सुना ही नहीं था। 1 महीना बीत गया। शहजादी जंगल जंगल भटकती रही। उसका रंग धूप में झुलस गया, लेकिन उसके इरादे नहीं डगमगाए। उसे यकीन था कि उसकी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलते चलते एक दिन वह एक ऐसे अजीबोगरीब जंगल के पास पहुंची, जिसने उसका रास्ता रोक लिया। सामने एक घना और डरावना जंगल था। वहां पेड़ इतने पास पास थे कि ऐसा लगता था जैसे लकड़ी की एक दीवार खड़ी हो। अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। पेड़ों की डालियां एक दूसरे में ऐसे उलझी हुई थीं जैसे जाल बुना हो। शहजादी ने घोड़ा रोका और सोचने लगी, अब क्या होगा? क्या यहां से वापस लौटना पड़ेगा? नहीं, वापस तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। या तो भिट्टो के बाल लेकर जाऊंगी, या यहीं जंगली जानवरों का निवाला बन जाऊंगी। वो अपने घोड़े से नीचे उतरी। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। वह पसीने से तरबतर हो गई, हाथ छिल गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घंटों की मेहनत के बाद उसे झाड़ियों के बीच से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने जोश में आकर और तेजी से हाथ चलाया और आखिरकार इतना रास्ता बना लिया कि एक आदमी और एक घोड़ा मुश्किल से अंदर जा सके। वह अपने घोड़े की लगाम पकड़कर उस तंग रास्ते से अंदर दाखिल हुई।
अंदर पहुंचते ही उसका मुंह खुले का खुला रह गया। बाहर तो घना जंगल था, लेकिन अंदर अंदर एक खुला मैदान था। हरी भरी घास, साफ पानी का झरना, और उस मैदान के बीचों बीच एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। शहजादी दबे पांव उस झोपड़ी के पास गई। उसने अंदर झांक कर देखा। वहां हिरण की खाल पर एक बहुत ही बूढ़े शख्स बैठे थे। उनकी पलकें इतनी भारी और लंबी थीं कि उनकी आंखों के आगे लटक रही थीं, जैसे कोई पर्दा हो। वह आंखें बंद किए बैठे थे। शहजादी डर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये कोई जादूगर हैं या कोई अच्छे इंसान। उसके हाथ कांपे और गलती से उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। क्षण की आवाज हुई। आवाज सुनते ही उन बूढ़े बाबा ने अपने दोनों हाथों से अपनी लटकी हुई पलकों को उठाया और अपनी बूढ़ी आंखों से शहजादी की तरफ देखा। उन्होंने जमीन पर पड़ा खंजर देखा और भारी आवाज में पूछा, कौन है तू? क्या इस बूढ़े को मारने आया है? शहजादी, जो मर्दों के भेष में थी, डर के मारे नीचे गिर पड़ी और बोली, नहीं बाबा, ऐसी हरकत मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक मजबूर मुसाफिर हूँ। एक जरूरत के लिए घर से निकली हूँ, मारने नहीं आई। बाबा ने गौर से उसे देखा और पहचान गए कि यह लड़का नहीं, लड़की है। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी, डर मत। बता, तेरे ऊपर क्या मुसीबत पड़ी है जो तूने यह मर्दों वाला भेष बनाया है और इन वीरान जंगलों में भटक रही है? बाबा की प्यार भरी आवाज सुनकर शहजादी का सब्र का बांध टूट गया। उसने रोते हुए बाबा को सारी कहानी सुना दी। सफेद बकरे का मिलना, उसका धोखा, भिट्टो को ले जाना और वह खत। बाबा ने पूरी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे वह लड़का, वह तो मेरा ही चेला है। वह संगन देश का शहजादा है, बहुत मनछला है। मैंने ही उसे वह तरीका सिखाया था जिससे वह रूप बदल सकता है, मगर उसने तुम्हारे साथ दगा की है। उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। अब देखना, वह यह सब भूल जाएगा। शहजादी ने हाथ जोड़कर गुजारिश की, बाबा, आप तो सब जानते हैं। आप मुझे संगन देश का पता बता दें। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूं। बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटी, बदला लेना तो ठीक है, लेकिन वादा कर कि तू वहां किसी का खून नहीं बहाएगी, किसी को जान से नहीं मारेगी। शहजादी ने कहा, नहीं बाबा, मैं किसी को मारूंगी नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी उस लौंडी के बाल काटने जा रही हूं, जिसकी खातिर उसने मुझे ठुकराया। बाबा ने उंगली उठाकर इशारा किया और कहा, देख बेटी, इस जंगल के उस पार ही संगन देश है। अगर तू अभी यहां से निकल जाए तो सूरज डूबने से पहले पहले तू शहर में दाखिल हो जाएगी। शहजादी खुशी खुशी आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बड़े शहर की ऊंची दीवारें दिखाई देने लगी। शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी मंजिल, संगन देश, अब उसकी आंखों के सामने था। सूरज अभी डूबा नहीं था कि वह शहर के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। नया शहर, अजनबी लोग, नई जुबान। शहजादी ने सोचा, अब यहां रुकने का ठिकाना ढूंढना चाहिए। वह एक सुंदर और कोमल लड़का बनी हुई थी। लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। उसकी सूरत इतनी भोली और प्यारी थी कि हर कोई उसे अपना मेहमान बनाना चाहता था। लेकिन उसने सबका शुक्रिया अदा किया और पूछा, यहां कोई मुसाफिर खाना है क्या? एक भले आदमी ने उसे एक सराय का रास्ता बता दिया। शहजादी वहां पहुंची। उस सराय की मालकिन एक औरत थी जिसे लोग पड़ोसन कहते थे। पड़ोसन बहुत चालाक और तेज तर्रार औरत थी। उसने जब इतना खूबसूरत नौजवान मुसाफिर देखा तो वह लट्टू हो गई। उसने बड़े चाव से शहजादी का इस्तकताब किया। आइए मियां मुसाफिर, आइए। आपके लिए तो मैं सराय का सबसे अच्छा कमरा खोलूंगी। शहजादी को एक साफ सुथरी कोठरी मिल गई। उसने चैन की सांस ली, अपना सामान रखा, घोड़े को अस्तबल में बांधा और मुंह हाथ धोकर पलंग पर बैठ गई। थोड़ी देर में पड़ोसन खाना लेकर आई। खाना क्या था? बस नाम का खाना था। आलू का सालन जिसमें शोरबा पानी जैसा पतला था। एक आध आलू का टुकड़ा तैर रहा था। दाल ऐसी कि दाने अलग और पानी अलग, और साथ में तंदूर की मोटी मोटी रोटियां। शहजादी, जिसने हमेशा शाही पकवान, कोरमा और बिरयानी खाई थी, उसे यह खाना देखकर हैरानी हुई। लेकिन भूख में सब अच्छा लगता है। उसने पेट भरकर खाया और थकी होने की वजह से गहरी नींद सो गई। अगली सुबह जब सूरज काफी ऊपर चढ़ गया, पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया। ए मियां मुसाफिर, उठो, कब तक सोते रहोगे? क्या घोड़े बेचकर सोए हो? शहजादी हड़बड़ा कर उठी।
उसने जल्दी से मुंह धोया और तैयार हो गई। आज उसे शहर का हाल जानना था और उस शहजादे का पता लगाना था। उसने पड़ोसन से बातों बातों में पूछा, मैं परदेसी हूं, यहां पहली बार आया हूं। यहां का बादशाह कौन है और यह शहर कैसा है? पड़ोसन ने कहा, मियां, तुम बड़ी अच्छी जिंदगी लेकर आए हो, वरना 1 महीना पहले तो हमारा यह शहर दुखों का घर बना हुआ था। शहजादी ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ था? पड़ोसन ने बताया, हमारे बादशाह का एक ही लड़का है, शहजादा। वह कई महीनों तक गायब रहा। बादशाह और रानी रो रो कर अंधे हो गए थे। पूरा शहर उदास था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह 1 महीना पहले ही वापस आया है। शहजादी समझ गई कि यह वही शहजादा है। उसने दिल को संभालते हुए पूछा, तो अब तो सब खुश होंगे? पड़ोसन ने मुंह बनाकर कहा, खुश कहाँ मियां, बादशाह और रानी तो और ज्यादा दुखी हैं। वह क्यों? शहजादी ने पूछा। अरे क्या बताऊं, माँ बाप को अरमान होता है कि बेटे की शादी किसी अच्छी जगह, किसी शहजादी से करें। लेकिन हमारा शहजादा अपने साथ एक काली कलूटी औरत को लेकर आया है। लोग कहते हैं वह कोई लौंडी लगती है। शहजादे ने उसे महल में रखा है और किसी को उसके पास जाने नहीं देता। सुना है वह उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बस इसी गम में बादशाह सलामत परेशान है। शहजादी को यह सुनकर जलन नहीं हुई, बल्कि सुकून मिला। उसे लगा कि चलो, कम से कम उसकी लौंडी को भी यहाँ कोई इज्जत नहीं मिल रही। सब उसे नफरत से ही देखते हैं। शहजादी ने पड़ोसन से कहा, खैर यह तो बड़ों की बातें हैं, मुझे बताओ यहाँ घूमने लायक क्या है? पड़ोसन ने कहा, यहाँ का शाही बाग बहुत मशहूर है, तुम वहां जाओ, तबीयत खुश हो जाएगी। शहजादी ने तैयारी की। उसने पड़ोसन से नहाने की जगह पूछी तो पड़ोसन ने उसका मजाक उड़ाया कि मर्दों को भी क्या पर्दे की जरूरत। खैर शहजादी ने नहा धोकर अपने मर्दों वाले कपड़े पहने और शाही बाग की तरफ निकल पड़ी। शहजादी पूछते पाछते शाही बाग पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत फूलों की क्यारियों में झुकी हुई फूल चुन रही है। उसकी कमर झुकी हुई थी और वह बहुत थक गई थी। शहजादी को उस पर तरस आया। वह उसके पास गई और अपनी आवाज भारी बनाकर बोली, अम्मा, तुम बहुत थक गई लगती हो, लाओ तुम्हारी मदद कर दूं। बूढ़ी औरत ने सर उठाकर देखा तो सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। उसने खुश होकर कहा, जीते रहो बेटा, तुम कौन हो? परदेसी लगते हो, इस शहर में नए आए हो क्या? शहजादी ने कहा, हाँ अम्मा, मैं परदेसी हूं, काम की तलाश में निकला हूं, सराय में ठहरा हूं, लेकिन वहां दिल नहीं लगता। शहजादी ने बातों ही बातों में बूढ़ी औरत के साथ मिलकर टोकरी भर फूल चुन दी। बूढ़ी औरत को उसका लहजा बहुत पसंद आया। उसने कहा, बेटा, तुम सराय में क्यों धक्के खाओगे? मेरा घर पास ही है, तुम मेरे घर चलो। मैं अकेली रहती हूं, तुम मेरे बेटे की तरह रहोगे। शहजादी तो यही चाहती थी। वह अपना सामान और घोड़ा लेकर बूढ़ी औरत के घर आ गई। घर पहुंचकर बूढ़ी औरत ने बताया, बेटा, मेरा काम बहुत जिम्मेदारी का है। हमारे शहजादे साहब एक औरत भिट्टो को लेकर आए हैं। वह बहुत नखरे वाली है। मुझे रोज शाम को उसके लिए ताजे फूलों के गहने और गजरे बनाकर ले जाने पड़ते हैं। अगर फूल जरा भी बासी हों या गहना पसंद ना आए तो वह महल सर पर उठा लेती है। शहजादी समझ गई कि वक्त आ गया है। उसने कहा, अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मुझे फूलों की कारीगरी बहुत अच्छे से आती है। आज के गहने मैं बनाऊंगा, तुम देखना, वह खुश हो जाएगी। बूढ़ी औरत हंसी, अरे बेटा, तुम मर्द हो, तुम्हारे हाथ इतने सख्त हैं, तुम नाजुक कलियों का काम कैसे करोगे? शहजादी ने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने सुई धागा उठाया और काम में जुट गई। उसकी उंगलियां इतनी तेजी और सफाई से चलीं कि थोड़ी ही देर में उसने चमेली, गुलाब और मोगरे के फूलों से ऐसे शानदार गहने तैयार कर दिए कि बूढ़ी औरत देखती रह गई। उसने हार, मांग टीका और बाजूबंद ऐसे बनाए जैसे किसी सुनार ने सोने के गहने गढ़ दिए हों। शाम को जब बूढ़ी औरत वह गहने लेकर महल गई तो भिट्टो, जो अब रानी बनी बैठी थी, खुशी से झूम उठी। उसने गहनों को उलट पुलट कर देखा और बोली, वाह बुढ़िया, आज तो तूने कमाल कर दिया। तेरे बूढ़े हाथों में इतना जादू कहाँ से आया? सच बता, ये किसने बनाया है? बूढ़ी औरत ने डरते डरते झूठ बोल दिया, मालकिन, मेरी एक दूर की भांजी आई हुई है, वह बहुत कारीगर है, उसी ने यह बनाया है। भिट्टो ने हुक्म दिया, कल उसे अपने साथ लेकर आना। हम चाहते हैं कि वह अपने हाथों से हमारे बालों में गजरा सजाए। हम उसे बहुत सा इनाम देंगे।
बूढ़ी औरत ने घर आकर शहजादी को यह बात बताई। शहजादी के दिल में तो जैसे ठंडक पड़ गई। उसका शिकार खुद ब खुद जाल में फंस रहा था। लेकिन एक मुसीबत थी। वह वहां लड़का बनकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि महल में पर्दा था, और अगर वह अपना असली रूप दिखाती तो पहचान ली जाती। शहजादी ने दिमाग लगाया। उसने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, मैं वहां लड़का बनकर नहीं जाऊंगा। वहां बेपर्दा होने का डर है। मैं अपनी बहन का भेष बनाकर, यानी लड़की बनकर चलूंगा। तुम कहना यह मेरी भांजी है। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तेरी मर्जी, बस मेरा काम न बिगड़े। अगले दिन शहजादी ने अपने इंतकाम की पूरी तैयारी की। उसने बाजार से एक भड़कीला लहंगा और चोली खरीदी। अब मसला था उसके गोरे रंग का। शहजादी महक का रंग दूध जैसा सफेद था, जबकि बूढ़ी औरत का परिवार सांवला था। कोई शक न करे, इसलिए शहजादी ने तेल और काजल मिलाकर एक लेप बनाया और अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर मल लिया। अब वह एक सांवली सलोनी लड़की लग रही थी। उसने अपनी कमर में एक बहुत तेज धार वाली कैंची छिपाई और उसे दुपट्टे के नीचे रख लिया। फिर उसने एक थाली में बहुत ही खूबसूरती से सजाए हुए फूलों के गजरे रखे और बूढ़ी औरत के पीछे पीछे महल की तरफ चल पड़ी। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने रोका, लेकिन मालिन ने कहा, यह मेरी भांजी है, काम में मदद करने आई है, तो उन्होंने जाने दिया। महल के अंदर का नजारा देखकर शहजादी का खून खौल गया। उसने देखा कि भिट्टो एक सोने के पलंग पर गोल तकिया से टेक लगाए बैठी है। वही भिट्टो जो कल तक उसके अस्तबल में झाड़ू लगाती थी, आज रानियों की तरह हुक्म चला रही थी। और जिस शहजादे के लिए शहजादी तड़प रही थी, वह इसी औरत के जाल में फंसा था। बूढ़ी औरत ने आदाब किया और कहा, यह मेरी भांजी है, बहुत शर्मीली है, गांव से आई है। इसी ने कल वो गहने बनाए थे। भिट्टो ने घमंड से शहजादी की तरफ देखा। चूंकि शहजादी ने अपना रंग काला कर लिया था, भिट्टो उसे पहचान नहीं पाई। भिट्टो ने कहा, ठीक है, इसे कहो हमारे बाल संवार दे। आज शहजादे साहब आने वाले हैं, हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। शहजादी ने जी खड़ा करके आदाब किया और भिट्टो के पीछे जाकर खड़ी हो गई। भिट्टो ने अपने जुड़े को खोला। जैसे ही बाल खुले, वे काले नागिन की तरह जमीन तक लहरा गए। ये वही बाल थे जिनकी तारीफ में शहजादा पागल था और जिनके लिए उसने वफादार शहजादी को धोखा दिया था। शहजादी ने भिट्टो से कहा, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं एक नए तरीके से छोटी गूंथूंगी, जिसे देखकर शहजादे साहब खुश हो जाएंगे। भिट्टो ने मजे में आंखें मूंद लीं। शहजादी ने फुर्ती से काम शुरू किया। उसने पहले बालों को सुलझाया, फिर दुपट्टे के नीचे से कैंची निकाली। कमरे में सन्नाटा था, बस शहजादी की सांसों की आवाज थी। उसने बालों की जड़ के पास कैंची लगाई। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी ताकत आ गई थी। खच, खच, खच। शहजादी ने बड़ी सफाई से पूरी की, पूरी छोटी जड़ से काट दी। भिट्टो को पता भी नहीं चला, क्योंकि शहजादी ने फौरन उस कटी हुई छोटी की जगह फूलों का एक भारी भरकम गुच्छा लटका दिया, ताकि वजन का एहसास बना रहे। शहजादी ने उस लंबी काली छोटी को बड़ी होशियारी से अपनी झोली में डाल लिया। काम खत्म करके उसने कहा, लीजिए, तैयार हो गया। अब आप ज्यादा हिलना डुलना मत, वरना सजावट खराब हो जाएगी। अब हमें इजाजत दें, रात बहुत हो गई है। भिट्टो ने बिना आईना देखे खुश होकर उन्हें अशर्फियों की थैली इनाम में दी और वहां से जाने को कहा। महल से बाहर निकलते ही शहजादी ने लंबी सांस ली। उसका काम हो गया था। वह बूढ़ी औरत के घर पहुंची। वहां उसने जल्दी जल्दी अपना मुंह धोया, वह काला रंग हटाया, वापस मर्दों वाले कपड़े पहने और अपना घोड़ा तैयार किया। बूढ़ी औरत हैरान थी। बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? शहजादी ने कहा, अम्मा, मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं कोई भांजा नहीं, मैं वही शहजादी हूं जिसका वो बकरा था। बूढ़ी औरत हक्का बक्का रह गई। जाते जाते शहजादी ने एक कोयले का टुकड़ा उठाया और मालिन के घर की बाहरी दीवार पर, जहां से हर आने जाने वाले की नजर पड़े, बड़े बड़े शब्दों में लिखा, कौन आया संघन के देश, किसने काटे भिट्टो के केस, शहजादी महक। उसके बाद शहजादी घोड़े पर सवार हुई। अब उसे अपनी जान बचानी थी। अगर शहजादे को पता चल जाता तो वह उसे पकड़ लेता। उसने तेज रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया और शहर के दरवाजे से बाहर निकल गई। रात के 11 बज चुके थे। संगन देश का राजकुमार बड़े अरमानों के साथ महल में दाखिल हुआ। उसे तो बस भिट्टो के बालों से मतलब था और किसी चीज से नहीं।
वह सीधा उसके कमरे में गया। भिट्टो ने अदा से कहा, आइए शहजादे, आज देखिए आपकी बुढ़िया की भांजी ने मेरे बाल कितने प्यारे सजाए हैं। जरा धीरे से हाथ लगाइएगा। शहजादा करीब आया। उसने हाथ बढ़ाकर फूलों को हटाना चाहा ताकि बालों को देख सके। जैसे ही उसने फूलों का गुच्छा हटाया, वहां कुछ नहीं था। वहां सिर्फ छोटे छोटे कटे हुए बाल थे, जैसे किसी ने घास काट दी हो। भिट्टो का सर लगभग गंजा हो चुका था। शहजादे की आंखें फटी रह गईं। वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि यह क्या है। फिर वह दहाड़ा, यह क्या है? तेरे बाल कहाँ गए? भिट्टो हड़बड़ा गई। उसने अपने सर पर हाथ फेरा तो वहां सफाचट मैदान था। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, हाय मेरे बाल, हाय मेरे बाल! वह सांवली लड़की डायन थी, वह मेरे बाल ले गई। शहजादे का गुस्सा आग की तरह फट पड़ा। उसने भिट्टो को एक जोरदार लात मारी और कहा, अरे कमबख्त, मैं तो तुझे सिर्फ तेरे बालों की वजह से महल में रखे हुए था। तेरी सूरत तो मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। अब तू मेरे किस काम की? निकल जा मेरे महल से। शहजादा गुस्से में बाहर की तरफ भागा। वह जानना चाहता था कि यह किसने किया। उसकी नजर दीवार पर पड़ी जहां बूढ़ी औरत का घर था। वहां मशाल की रोशनी में उसे वह लिखा हुआ पैगाम नजर आया, कौन आया संगन के देश, किसने काटे भिट्टो के केस? शहजादी महक। पढ़ते ही शहजादे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दीवार के सहारे बैठ गया। महक? वह यहां आई थी, मेरे देश में, और मेरी ही आंखों के नीचे से अपना बदला लेकर चली गई। उस पल उसे शहजादी की हिम्मत और मोहब्बत की गहराई का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने क्या किया? एक मामूली लौंडी के लिए उस शेरनी जैसी शहजादी को धोखा दिया। वह इतनी दूर अकेले जान पर खेलकर सिर्फ अपनी इज्जत के लिए आई, और मैं यहां एक जानवर की तरह पड़ा रहा। शहजादे को अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे वह वक्त याद आने लगा जब वह बकरा बनकर शहजादी के पास रहता था। शहजादी उसे अपने हाथों से खिलाती थी, उससे बातें करती थी। उसने शहजादी के प्यार को ठुकराकर भिट्टो के रूप को चुना था। उसने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, इस गंजी भिट्टो को अभी के अभी शहर से बाहर धक्के मारकर निकाल दो। इसे एक फूटी कौड़ी भी मत देना। सिपाही भिट्टो को घसीटते हुए ले गए। शहजादा पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे न तो राजपाट अच्छा लग रहा था, न ही आराम। उसे बस शहजादी महक का चेहरा याद आ रहा था। सुबह होते ही उसने फैसला किया। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, तैयारी करो, मैं अपने की माफी मांगने शहजादी महक के देश जाऊंगा। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं वहीं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा। उधर शहजादी महक बिना रुके बिना थके दिन रात का सफर करके अपने मुल्क की तरफ बढ़ रही थी। उसकी झोली में भिट्टो के कटे हुए बाल थे और दिल में सुकून था कि उसने अपना बदला ले लिया। जंगलों और पहाड़ों को पार करती हुई करीब 15 दिनों के बाद शहजादी अपने मुल्क की सरहद में दाखिल हुई। महल में उदासी छाई हुई थी। बादशाह और रानी अपनी बेटी की फिक्र में आधे हो गए थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी फूल सी बेटी परदेश में किसी मुसीबत का शिकार न हो गई हो। अचानक पहरेदारों ने खबर दी, शहजादी साहिबा वापस आ गई हैं। यह सुनते ही महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। बादशाह और रानी नंगे पांव अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए दौड़े। शहजादी घोड़े से उतरी। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। वह सीधी अपनी मां के पास गई और अपनी झोली से वह लंबी काली कटी हुई छोटी निकालकर उनके कदमों में डाल दी। उसने कहा, लीजिए अम्मा जान, ये रहे उस धोखेबाज भिट्टो के बाल जिस पर वह शहजादा इतना घमंड करता था। रानी ने बेटी को गले लगा लिया। बादशाह ने बेटी की पीठ थपथपाई और कहा, बेटी, हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी असली आने वाली रानी हो। उस रात पूरे शहर में जश्न मनाया गया। गरीबों को मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन दोस्तों, बदला लेने के बाद भी शहजादी खुश नहीं थी। वह हर वक्त खामोश और उदास रहने लगी। न उसे शिकार का शौक रहा, न घुड़सवारी का। वह अपने कमरे में पड़ी रहती। जब बादशाह और रानी ने उससे शादी की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, अम्मा जान, मेरा दिल अब इन रिश्तों से भर गया है। जब वह सफेद बकरा जिसे मैंने अपने हाथों से खिलाया पिलाया और चाहा वह मुझे धोखा दे सकता है, तो अब मैं शादी नहीं करूंगी। शहजादी ने अपना ध्यान बंटाने के लिए महल के बाहर एक बड़ा मुसाफिर खाना बनवा दिया।
उसने हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो भी गरीब, बेसहारा या मुसाफिर आए, उसे 3 दिन तक मुफ्त खाना और रहने की जगह दी जाए। वह खुद वहां जाकर देखरेख करती थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मुसाफिर खाने के इंचार्ज ने आकर शहजादी से कहा, आज एक बहुत ही अजीब भिखारी औरत आई है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, शरीर पर मैल जमा है, और सबसे अजीब बात यह है कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। वह बस रोए जा रही है और खाना भी नहीं खा रही। शहजादी को शक हुआ। उसने कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। लौंडियां उस भिखारी औरत को पकड़कर लाईं। जैसे ही वह औरत शहजादी के सामने आई, वह धड़ाम से गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भिट्टो हूं। शहजादी ने गौर से देखा। वाकई वह भिट्टो ही थी। वह भिट्टो जो कभी रानियों की तरह रहती थी, आज धूल में लिपटी हुई थी। उसका सर गंजा था, जिस पर अब छोटे छोटे और रूखे बाल आ रहे थे। भिट्टो ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। जिस रात आप मेरे बाल काट कर लाई थीं, उसी वक्त शहजादे ने मेरे सर पर ठोकरें मारी और मुझे धक्के देकर महल से निकाल दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ मेरे बालों की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहा था। अब मेरे पास न घर है, न पैसा। मैं दर दर की ठोकरें खाकर यहां पहुंची हूं। शहजादी का दिल नरम था। उसने सोचा कि इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। शहजादी ने अपनी लौंडियों से कहा, इसे ले जाओ, नहला धुलाकर साफ कपड़े दो और मुसाफिर खाने में इसे कोई छोटा मोटा काम दे दो। कम से कम भूखी नहीं मरेगी। उधर संगन देश में शहजादे का हाल बुरा था। शहजादी के जाने के बाद उसे पल पल अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे वह वक्त याद आता जब वह बकरा था और शहजादी उसे अपनी गोद में लिटाकर प्यार करती थी। उसे लगा कि उसने सोने को छोड़कर पीतल को चुन लिया था। आखिरकार शहजादे से रहा नहीं गया। उसने अपने बाप से इजाजत ली और अपने कुछ खास वजीरों के साथ शहजादी के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वह शहर पहुंचा तो उसने बादशाह को पैगाम भेजा कि वह अपनी गलती की माफी मांगने आया है। बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, संगन देश का शहजादा आया है। वह बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? शहजादी ने कुछ देर सोचा। उसके दिल में अभी भी थोड़ी कसक बाकी थी। वह उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि क्या शहजादा वाकई बदल गया है या यह भी कोई नाटक है। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उसे शाही बाग में बुलाइए, मैं उससे वहीं मिलूंगी। शहजादी ने एक योजना बनाई। उसने भिट्टो को बुलवाया। भिट्टो अब साफ सुथरी थी। शहजादी ने भिट्टो को अच्छे कपड़े पहनाए और उसे एक बहुत ही सुंदर नकली बाल पहना दिए। अब भिट्टो फिर से पहले जैसी खूबसूरत लग रही थी। शहजादी ने भिट्टो को शाही बाग में अपने पास एक कुर्सी पर बिठा लिया। तय वक्त पर शहजादा शाही बाग में दाखिल हुआ। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वह धीरे धीरे चलकर शहजादी के तख्त के पास आया। उसने देखा कि सामने शहजादी बैठी है और उसके बगल में वही भिट्टो बैठी है, जिसके अब दोबारा लंबे बाल नजर आ रहे थे। शहजादे ने शहजादी को आदाब किया और अपनी तलवार निकालकर उसके कदमों में रख दी। उसने भारी आवाज में कहा, शहजादी महक, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया है। मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगने आया हूं। शहजादी ने तंज कसते हुए कहा, अरे शहजादे साहब, माफी कैसी? देखिए, आपकी भिट्टो मेरे पास बैठी है। आप तो इसी के लिए तड़प रहे थे ना? इसके बाल फिर से बड़े हो गए हैं। आप इसे ले जाइए और खुशी खुशी रहिए। शहजादे ने एक बार नजर उठाकर भिट्टो की तरफ देखा। भिट्टो सज धज कर बैठी थी, लेकिन शहजादे ने झटके से अपनी नजरें फेर लीं। उसने कड़े लहजे में कहा, शहजादी, मुझे शर्मिंदा मत करो। अब चाहे इसके सर पर सोने के बाल उगाएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने परख लिया है कि असली खूबसूरती सूरत में नहीं, सीरत में होती है। जब मैं मुसीबत में था, तब तुमने मुझे संभाला था। यह औरत तो सिर्फ मेरे ऐशो आराम की साथी थी। शहजादे ने कहा, मैं यहां भिट्टो के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूं। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा बनकर रहूंगा। और अगर तुम्हारे दिल में अभी भी गुस्सा है तो यह मेरी तलवार उठाओ और मेरा सर कलम कर दो। मुझे उफ तक नहीं होगी। शहजादी ने गौर से शहजादे की आंखों में देखा। वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चा पछतावा और प्यार था। शहजादी का दिल पिघल गया। आखिर वह भी उससे मोहब्बत करती थी। उसने देखा कि यह वही शहजादा है जिसे उसने सफेद बकरे के रूप में अपना दिल दिया था। शहजादी अपनी जगह से उठी। उसने शहजादे के कंधों को पकड़कर उसे उठाया।
उसने मुस्कुराते हुए भिट्टो की तरफ इशारा किया और कहा, भिट्टो, अपने नकली बाल हटा दो। भिट्टो ने नकली बाल हटा दिए। नीचे वही गंजा सर था। शहजादी ने शहजादे से कहा, मैं तो बस आपका इम्तिहान ले रही थी। मुझे डर था कि कहीं आप फिर से इसके बालों के जाल में न फंस जाएं। शहजादे ने भी राहत की सांस ली और मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, अब मैं किसी जाल में नहीं फंसने वाला, सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के। शहजादी ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद शहजादे ने दरबार में जाकर बादशाह और रानी के सामने माफी मांगी। बादशाह ने उसे गले लगा लिया। उसी वक्त शादी की तारीख तय कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद संगन देश से बहुत बड़ी बारात आई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। आतिशबाजी हुई, दावतें हुईं। शहजादी महक की शादी उसी शहजादे यानी सफेद बकरे से बड़ी धूमधाम से हुई।